स्वांगजाओ फाइनली रेडी होती है गुरेंजी से बात करने के लिए और गुरेंजी बोलता है तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हो, क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख रही। स्वांगजाओ भी सेम बोलती है कि तुम भी बहुत थके हुए लग रहे हो, प्लीज़ अपना ख्याल रखो। गुरेंजी कहता है कि भले ही हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है एक मिस्टेक के कारण, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ड्रीम खराब हो जाए सिर्फ एक इस मिस्टेक के कारण। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से कंपनी ज्वाइन कर लो और अपना ड्रीम पूरा करो। तुम बहुत डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं वो तुम्हारे फ्यूचर को अफेक्ट करे। स्वांगजाओ की आंखों में आंसू होते हैं और साथ ही गुरेंजी के भी। स्वांगजाओ इस बात पे मान जाती है और दूसरे ही पल गुरेंजी उस ऑफिस को छोड़ के चले जाता है ताकि स्वांगजाओ उस ऑफिस में कंफर्टेबल फील कर सके। स्वांगजाओ अब बताती है कि मेरी एक नई लाइफ शुरू हो गई है जो कि गुरेंजी के बिना है। मैं और दिनों की तरह ही डेली उठती हूँ, यहाँ तक कि जुंजी भी अब अपनी स्टडी के लिए सीरियस होने लगा है। मैं अपने पापा के साथ बैठ के खाती हूँ। मेरे पापा को पता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं बहुत दुखी हूँ, पर फिर भी वो अपने चेहरे पे स्माइल रखते हैं सिर्फ हमें ये दिखाने के लिए कि वो खुश हैं और जिसे देखकर हम भी खुश रहें। अब मैं ऑफिस में दूसरे वर्कर्स के साथ अच्छे से काम करती हूँ और सारी चीज़ें बिल्कुल पहले की तरह है, पर फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर है। इधर हम देखते हैं कि गुरेंजी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उसकी माँ उसके लिए काफ़ी चिंता कर रही है और वो जियावलू को उसके कंडीशन के बारे में बताती है कि इसका बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग गया और साथ ही ये सो भी नहीं पा रहा है। जियावलू कहता है कि अभी इसको कंटिन्यूसली मेडिसिन देनी होगी और इसी की वजह से इसका सर दर्द वगैरह हो रहा है। जैसे ही इसकी कंडीशन ठीक हो जाएगी ये दवाई हम इसे छुड़वा देंगे। दवाइयों की इन्फॉर्मेशन वो डोंगजियान को भेजता है क्योंकि अब वो ही गुरेंजी की लाइफ में जो उसका ख्याल रख सकता है। डोंगजियान बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है इतनी सारी दवाइयाँ देख के कि कौन सी दवाई उसको किसके साथ देनी है। वो अपने एक ऑफिस के कलीग के पास जाता है और उससे बोलता है कि गुरेंजी की हालत और ख़राब होती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब में हैं और वो सही से सो भी नहीं पा रहे, साथ ही उनको इतनी सारी दवाइयाँ लेनी है, पता नहीं उनका क्या होगा। वो यूं उनकी बात सुन नहीं रहा होता है, वो बस कंप्यूटर में ही लगा होता है जिससे लग रहा है कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा, पर वो एक पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट बना रहा होता है जो भी कुछ डोंगजियान कह रहा होता है गुरेंजी के बारे में, और वो ये रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाल के देता है स्वांगजाओ को। स्वांगजाओ जब इसे देखती है वो भी बहुत चिंता में आ जाती है कि गुरेंजी को छोड़ने के बाद उसकी हालत बेहतर नहीं बल्कि और ख़राब हो रही है। वो उस रिपोर्ट को देख के बहुत घबरा जाती है। जब गुरेंजी चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया होता है वो चुपचाप से उसके पीछे जाकर उस रूम पे जाती है। वो जब देखती है तो सारी चीज़ें बहुत बिल्कुल वाइट होती है। गुरेंजी ने सारी चीज़ें कपड़ों से कवर कर रखी होती है। स्वांगजाओ उन सारे कपड़ों को हटाती है, उस रूम को साफ़ करती है, साथ ही वो सैनिटाइजर्स रखती है, जो भी प्रोडक्ट्स उसको चाहिए होते हैं, और वो उसके साथ साथ बैंडेजेस भी वहाँ रखती है क्योंकि गुरेंजी अपने हाथ रगड़ रगड़ के उनसे खून निकाल चुका होता है। वो वहाँ पे एक छोटा सा पौधा भी रखती है और उसके साथ एक स्लिप भी रखती है कि टाइम से अपनी दवाई खाकर दिन में सोना मत भूलना। जो गुरेंजी ने उसको टेडी बेयर दिया है वो उसको भी उस रूम पे रख देती है और वहाँ से चुपचाप सारी चीज़ें सफाई करके चली जाती है। जब गुरेंजी बाद में उस रूम पे आता है उसको ज़रूर पता चल जाता है कि स्वांगजाओ यहाँ पर आई थी। वो अपना साफ कमरा देख के, अपना घर देख के बहुत खुश होता है। वो उसका स्लिप पढ़ता है और वैसा ही करता है, दवाई खा के सो जाता है, जिससे उसकी तबीयत अब थोड़ी बेहतर हो रही होती है। वांग जियान भी डोंगजियान की दादी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रही होती है और उसके और डोंगजियान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो गई हैं। पर तभी डॉक्टर आकर डोंगजियान को बताता है कि हमारा जो नर्सिंग होम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसलिए हमें इस नर्सिंग होम को बंद करना होगा, तो तुम जल्द से जल्द अपनी दादी के लिए दूसरी जगह ढूंढ लो। वो डॉक्टर काफ़ी दुखी तो है पर वो क्या ही करेगा, उसके पास तो खर्चा है ही नहीं नर्सिंग होम चलाने का। डोंगजियान भी इस बात से बहुत परेशान है, यहाँ तक कि ऑफिस में भी वो इस से काफ़ी ज़्यादा चिंता में होता है। ये चीज़ स्वांगजाओ नोटिस करती है और उसको इस बारे में पूछती है। डोंगजियान बताता है कि जल्द ही उसकी दादी को उस नर्सिंग होम से बाहर निकालना पड़ेगा और वो नर्सिंग होम खाली करना पड़ेगा, जिस वजह से वो काफ़ी चिंता में है क्योंकि सारे के सारे बूढ़े लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे जो भी उन्होंने अभी तक का दोस्ती और रिश्ते बनाए हैं उस नर्सिंग होम में। स्वांगजाओ को यहाँ से आइडिया मिलता है कि उसको अपनी डिपार्टमेंट के लिए एक नया प्रोजेक्ट मिल चुका है जो कि है नर्सिंग होम को एक घर की तरह बनाना। वो नर्सिंग होम पहुँचते हैं और वहाँ की हालत देखते हैं कि कैसे वो इस नर्सिंग होम को ठीक कर सकते हैं। देखने पे पता चलता है
कि वहाँ पे बूढ़े लोग यंगस्टर्स को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, पर वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। तभी सारे लोग मिलकर डिस्कस करते हैं कि आखिर हमें इस नर्सिंग होम में क्या चेंज करना है। तभी वो यूँ बोलता है कि मुझे अपनी ग्रैंड माँ की याद आ गई थी इन लोगों को देख के। स्वांगजाओ को तभी आइडिया आता है कि क्यों ना हम इन बूढ़े लोगों के साथ जवान लोगों को भी रखें। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जवान लोगों के लिए होती है उनका रेंट पे करना। उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं कभी कभी अपना किराया देने के। तो हम क्यों ना ये काम करें कि हम यंगस्टर्स लोगों को, जवान लोगों को इस नर्सिंग होम में रखें फ्री में, और इन रिटर्न वो रेंट नहीं देंगे बल्कि इन लोगों का ख्याल रखेंगे और साथ ही नर्सिंग होम को साफ भी करेंगे। सारे लोगों को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, पर जैसे कि गुरेंजी के जाने के बाद गुरेंजी के ग्रैंडपा ने ये डिपार्टमेंट संभाल लिया है, वो जियाओलू के आइडियाज़ को साफ साफ मना कर देते क्योंकि वो स्वांगजाओ को बहुत बुरा मानते हैं, क्योंकि गुरेंजी उसे पसंद जो करता है। वो इमीडिएटली इस प्लान को रिजेक्ट करते हैं। डोंगजियान ये बात जाकर गुरेंजी को बताता है और गुरेंजी बोलता है कि इसमें प्लान कैंसिल करने जैसी क्या बात थी, ये तो काफ़ी अच्छा प्लान है, ये बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था। वो बोलता है कि मैं बीजी ग्रुप से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा और उनके सामने तुम ये आइडिया को प्रेजेंट करो, शायद बीजी ग्रुप वालों को ये आइडिया पसंद आ जाए। गुरेंजी की बात मानकर स्वांगजाओ दूसरे दिन बीजी ग्रुप के सामने अपना प्रेजेंटेशन रखती है नर्सिंग होम का, जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है बीजी ग्रुप्स के सीनियर्स को और डायरेक्टर्स को, और वो इस प्लान को अप्रूव कर लेते हैं। यानी कि उन्हें ये परमिशन मिल चुकी है कि वो नर्सिंग होम को अपनी तरह बनाएं। जैसे वो पीछे पलट के देखती है, वो देखती है कि वहाँ पे गुरेंजी उसकी प्रेजेंटेशन चुपचाप सुन रहा था। वो वहाँ से भाग कर जाती है और गुरेंजी को इधर उधर ढूंढने लगती है, पर वो कहीं नहीं मिलता। अचानक से वो उसके सामने आता है और बोलता है, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती क्या? अभी तुम बस रोड क्रॉस करने वाली थी और अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो? स्वांगजाओ को याद है अभी भी कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और कि उसके ग्रैंडपा ने उसके साथ गलत किया है। तो वो अलग होकर बोलती है, हाँ ठीक है, अब से मैं अपना ख्याल रखूंगी। तभी गुरेंजी बोलता है, मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ जिस डायरेक्शन में तुम जा रही हो, तो चलो साथ साथ ही वॉक करते हैं। वो दोनों साथ में वॉक नहीं कर रहे होते हैं, पर गुरेंजी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है एक डिस्टेंस बनाकर, मानो वो कह रहा है कि कुछ भी हो जाए स्वांगजाओ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूँगा। और वो चलते चलते ऐसे ही उसके पीछे उसको घर छोड़ कर आता है। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते, कोई टचिंग नहीं होती, यहाँ तक कि दोनों तो एक साथ भी नहीं चल रहे होते, पर फिर भी उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। दोनों की आंखें बहुत ज़्यादा नम होती हैं। दूसरे ही दिन इस प्रेजेंटेशन का रिजल्ट आ जाता है, पर स्वांगजाओ ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, वो फिर भी इस प्रोजेक्ट को जीत जाते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे ही स्वांगजाओ के डिपार्टमेंट के मैनेजर को ये बात पता चलती है, वो सीधे गुरेंजी के ग्रैंडपापा को कॉल करके बताते हैं कि हम इतना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट जीत चुके हैं। पर स्वांगजाओ का नाम सुनते ही कि वो ही इस प्लान को लीड कर रही थी और उसी ने ही प्रेजेंटेशन दी है, उसके ग्रैंडपा अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, ये कह के कि ये छोटे मोटे कॉम्पिटिशन मायने नहीं रखते और कि उनको अपने मेन काम पे ध्यान देना चाहिए। मानो वो स्वांगजाओ को बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। स्वांगजाओ बोलती है अपने कोवर्कर से कि वो गुरेंजी को भी इस खबर के बारे में कॉल करके बताए। जब वो गुरेंजी को कॉल करके बताता है, गुरेंजी बोलता है, हाँ मुझे इस बारे में पहले से ही पता है और तुम्हें और भी हार्ड वर्क करना चाहिए। स्वांगजाओ को ये बात पता चलती है कि अच्छा, गुरेंजी को पहले से ये बात पता थी और उसको ये भी पता है कि ये प्रेजेंटेशन मैंने दी है, पर फिर भी उसने मुझे कॉल या मैसेज नहीं किया मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। वो अपना फ़ोन बस घूर ही रही होती है और इधर गुरेंजी भी चाहता है कि वो उसे कॉल करे, पर वो कॉल नहीं कर पा रहा होता है। वो एक पल के लिए कॉल लगा भी लेता है, पर फिर झट से काट देता है बिना स्वांगजाओ से बात किए। स्वांगजाओ काफ़ी गुस्से में आ जाती है। वो जाके मिलती है अपने भाई और अपने बेस्ट फ्रेंड से, जो कि अब दोनों रिलेशनशिप में हैं। उसका भाई जुनजी जुयन को कुछ ज़्यादा ही कहर दिखा रहा होता है और यहाँ तक कि अपने हाथों से उसे केक खिला रहा होता है और स्वांगजाओ का गुस्सा यहाँ पे फूट पड़ता है। जो भी कुछ वो गुरेंजी से कहना चाहती है वो इन दोनों के सामने गुस्से के रूप में बक देती है कि क्यों नहीं लड़के अपने दिल की बात डायरेक्टली कहते हैं, क्यों वो ये सोचते हैं कि अगर हम उसको अच्छा फील कराने के लिए कुछ कहेंगे तो वो उस लड़की के लिए अच्छा है। वो लोग हमें सच सच जवाब क्यों नहीं देते? अगर वो हमें मिस कर रहे हैं तो वो हमें क्यों नहीं कहते कि वो हमें मिस कर रहे हैं? अगर वो हमसे नफरत कर रहे हैं तो वो हमसे क्यों नहीं कहते कि वो हमसे नफरत कर रहे हैं? अगर उनको हमारी बात कोई अनकंफर्टेबल लगती है तो वो हमसे क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी ये बात हमें अनकंफर्टेबल लग रही है? रिलेशनशिप में ऑनेस्टी ज़रूरी होती है।
तो लड़के ऑनेस्टी क्यों नहीं दिखाते? लड़के अपने मन की बात अपने मन पे क्यों रखते हैं? हमें क्यों नहीं बताते? जुंजी यहाँ पे समझ गया है कि वो गुरेंजी को बहुत ज़्यादा याद कर रही है। वो उससे पूछता भी है, क्या तुम उसको बहुत मिस कर रही हो? पर स्वांगजाओ उसकी बात को नकार देती है और वहाँ से चली जाती है, मानो वो भीड़ में गुरेंजी को ढूंढ रही है। उसकी आंखें तड़प रही है गुरेंजी से मिलने के लिए, पर स्वांगजाओ के मन में जो गिल्ट है कि उसके ग्रैंडपा ने ही उसकी माँ की मौत करवाई है, बस इसी कारण से वो गुरेंजी से मिलके नहीं आ सकती है। गुरेंजी के पास भी इधर जियावलू आता है और उसको दवाई देता है। तभी वो बोलता है कि जल्द ही तुम हॉस्पिटलाइज हो जाओ और उससे तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। गुरेंजी बोलता है कि तुम मेरे थेरेपिस्ट हो तो तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी हालत इतनी ख़राब क्यों हो रही है। पहला तो मुझे बहुत दुख है स्वांगजाओ से दूर होने का, और दूसरा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या मेरे ग्रैंडपा इतने बुरे इंसान हैं? क्या सच में उन्होंने स्वांगजाओ की माँ को मारा है और फिर अपनी सज़ा किसी और को दिलवाई है? मुझे बस समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। जियावलू कहता है हम दोनों को मिलकर इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और वो दोनों चले जाते हैं उसके ग्रैंडपा के ड्राइवर के बेटे के पास, जो कि उसके ग्रैंडपा से पैसे ऐंठ रहा है, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसके पापा ने मिस्टर गू यानी गुरेंजी का ब्लेम अपने ऊपर लिया है। वो उससे कैसे ना कैसे करके उसके घर का एड्रेस निकलवाते हैं और जा पहुंचते हैं उसके एड्रेस के पास। पर गुरेंजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी से भरी होती है। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर करके आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसको फाइनली उस ड्राइवर की बीवी मिल जाती है और वो अंदर जाकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिर सच क्या है। उसकी बीवी बार बार डिनाई कर रही होती है कि उसे सच के बारे में नहीं पता और कि उसका पति अब तो जेल में है, तो वो उसके पति से कुछ भी बातचीत नहीं कर पा रही है। पर गुरेंजी की हालत खूब ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मानो आसपास की गंदगी देख के वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो बाहर आके बहुत लंबी लंबी सांसें भरने लगता है। उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है। तभी जियावलू कहता है कि इस बार हम घर चलते हैं, हम दोबारा आएंगे और फिर उसके बाद हम अच्छे से पूछताछ करेंगे। दूसरी बार गुरेंजी अकेले आता है और फिर से उस ड्राइवर की बीवी से बात करने लगता है। वो उसको ये भी बताता है कि उसका बेटा उसके ग्रैंडपा से यानी मिस्टर गू से काफ़ी ज़्यादा पैसे ऐंठ रहा है। क्या ये बात सच है कि मेरे ग्रैंडपा ने ही एक्सीडेंट किया था और उसका सारा का सारा ब्लेम आपके पति पे डाल दिया था और इस वजह से ही आपके पति जेल में है? क्या ये बात सच है या ये सिर्फ अफवाह है? उसकी माँ भी ये सुन के बहुत शॉक्ड होती है कि उसका बेटा गुरेंजी के ग्रैंडपा से इतने सारे पैसे ऐंठ रहा है। फाइनली बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है इस ड्रामा का और सच तो कुछ और ही निकलता है। वो बताती है कि दरअसल उसके पति ने ही, जो कि गुरेंजी के ग्रैंडपा का ड्राइवर है, उसी ने ही उस औरत का एक्सीडेंट किया था और उसे मारा था। वो ब्लेम लेने को तैयार नहीं था अपने ऊपर, इसीलिए गुरेंजी के ग्रैंडपा ने उससे ज़िद की कि वो ब्लेम अपने ऊपर ले ले, क्योंकि अगर वो टाइम रहते ही इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेगा तो उसकी सज़ा और भी ज़्यादा कठोर और लंबी हो जाएगी। दरअसल गुरेंजी के ग्रैंडपा की कोई भी गलती नहीं है। गुरेंजी के ग्रैंडपा ने इन लोगों पे दया की, इन लोगों की गरीबी हालत देखकर वो इसके बेटे को पैसे दिया करते थे ताकि ये अपनी ज़िंदगी स्मूथली चला पाए। पर इसका बेटा सारे के सारे जुए में लगा देता था वो पैसे और हार जाया करता था। यहाँ तक कि इसकी माँ को तो अभी तक पता भी नहीं था कि वो गुरेंजी के ग्रैंडपा से अभी तक का पैसे ले रहा है। गलती गुरेंजी के ग्रैंडपा की है ही नहीं, उनका इस एक्सीडेंट से कुछ लेना देना है ही नहीं, बल्कि वो तो इमोशनल इंसान है और उल्टा वो तो इनकी मदद कर रहे थे पैसे लेके। गुरेंजी को रियलाइज हो जाता है कि उसके ग्रैंडपा बिल्कुल निर्दोष हैं और कि उसके ग्रैंडपा पे इस झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसके साथ एक वीडियो शूट कर सकती है ताकि वो स्वांगजाओ को इस वीडियो को दिखा के बता सके कि उसका और उसके ग्रैंडपा का इस एक्सीडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी ये वीडियो पहुंचती है स्वांगजाओ के पास और वो इस वीडियो को देख के आंखों में आंसू भर लाती है कि कैसे उसने गुरेंजी के ग्रैंडपा और गुरेंजी को गलत समझा। यहाँ तक कि उसने तो गुरेंजी से अपना नाता ही तोड़ दिया। वो वीडियो के ज़रिए पता लगा लेती है कि वो जगह कौन सी है और गुरेंजी को ढूंढने वहाँ चली जाती है। बड़ी मुश्किल से गुरेंजी उसके सामने आता है तो वो भाग के उसके गले लग जाती है, पर तब तक का गंदगी की वजह से गुरेंजी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और वहाँ पे उसकी माँ और जियावलू भी आ जाते हैं।
वो जियाउलू से पूछते हैं कि आखिर गुरेंजी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई। जियाउलू से बताता है कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ उसके बाद गुरेंजी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था, जिसकी वजह से इसकी हालत इतनी ख़राब हुई। साथ ही वो उस जगह पे गया जहाँ पे बहुत गंदगी थी और उसके नतीजे में वो इतनी बुरी तरह से बेहोश हो गया। तभी वो लोग बाहर जाकर बात करते हैं और गुरेंजी की माँ बोलती है कि ये सारी चीज़ें इसके ग्रैंडपा की वजह से हो रही है। अगर उन्होंने गुरेंजी को बचपन में प्यार किया होता तो ये डिजीज़ इसको कभी होती ही नहीं। जियाउलू सरप्राइजिंगली एक बात बताता है कि दरअसल गुरेंजी अपने ग्रैंडपा को नफरत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इतना ज़्यादा प्यार कि वो ज़िंदगी भर अपने ग्रैंडपा के अप्रूवल का ही इंतज़ार करता रहा। उसने अपने खुद को परफेक्ट बनाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि उसको लत हो गई सारी चीज़ें परफेक्ट करने की, पर उसके ग्रैंडपा ने कभी भी उसकी तारीफ नहीं की, इसीलिए वो अच्छे से ठीक नहीं हो पा रहा है। वो बार बार अपने ग्रैंडपा का अप्रूवल देखता है। तभी स्वांगजाओ एडवाइस करती है कि भले कुछ भी हो जाए हमें इन दोनों के बीच में रिश्ते सही करने होंगे और तभी गुरेंजी भी अपनी डिजीज़ से बाहर आ पाएगा। वो हिम्मत करके उसके ग्रैंडपा से जाकर बात करती है। कैसे ना कैसे करके वो उसके ग्रैंडपा को बताती है कि आज जो गुरेंजी की हालत है वो शायद आपकी ही वजह से है। बचपन से आप काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं उसकी तरफ, पर मन में हम भी जानते हैं कि आप गुरेंजी को बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उसको थोड़ी सी सराहना देंगे, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करेंगे तो शायद वो बेहतर हो सकता है। उसका ग्रैंडपा चुपचाप स्वांगजाओ की बात सुनता है और बाद में उसे बाहर छोड़ देता है। अब गुरेंजी का बर्थडे होता है और गुरेंजी को फ्लैशबैक पे याद आता है कि कैसे उसके ग्रैंडपा कभी भी उसके साथ उसके बर्थडे पे नहीं थे। यहाँ तक कि उसके ग्रैंडपा तो उसको गिफ्ट्स भी नहीं देते थे, इसलिए वो बचपन से अपना बर्थडे ज़्यादा मनाता नहीं। स्वांगजाओ एडवाइस करती है कि हमें तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने जाना चाहिए। वो चाहता तो नहीं पर वो ज़बरदस्ती उसको लेकर जाती है तो वो चले ही जाता है। सारे लोग डिनर टेबल पर बैठते हैं खाना खाने के लिए और तभी गुरेंजी की माँ बहाने से स्वांगजाओ को अंदर बुलाती है ताकि दोनों अकेले में बात कर सके। जैसे ही स्वांगजाओ अंदर जा रही होती है गुरेंजी उसका हाथ टाइट से पकड़ लेता है, मानो वो कह रहा हो कि प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़। पर स्वांगजाओ उन दोनों को अकेला छोड़ के उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाना चाहती है तो वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाते हैं उसके ग्रैंडपा उसको लेकर जाते हैं एक रूम पे और एक बॉक्स खोल के उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। गुरेंजी जब उन चीज़ों को देखता है तो वो एक्सपायर हो चुकी होती हैं, वो 10-20 साल पुरानी होती हैं। तभी गुरेंजी का ग्रैंडपा बोलता है कि ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे हर बर्थडे पे खरीदी थी। अब ये चीज़ें ना ही किसी काम की हैं और ना ही तुम इन चीज़ों को खा सकते हो, पर फिर भी तब मुझे लगा कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी। गुरेंजी तभी प्यार से पूछता है तो अच्छा ये सारे मेरे लिए गिफ्ट्स थे, पर उसके ग्रैंडपा हैं काफ़ी टफ, वो अपने इमोशंस को जाहिर बिल्कुल नहीं करना चाहते और वो कहते हैं गिफ्ट्स, मैं गिफ्ट्स पे भरोसा नहीं रखता, ये गिफ्ट विट कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फालतू की चीज़ें हैं जो मेरे घर में ज़्यादा जगह घेर रही है, तो अच्छा है कि तुम अपने साथ इन चीज़ों को लेकर जाओ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर गुरेंजी के मन में उसको पता है कि ये सारी चीज़ें हर बर्थडे में उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए एज अ गिफ्ट खरीदी थी, बस बिजी होने के कारण वो उसे दे नहीं पाए। वो कहता है ये सारी चीज़ें मैं अपने घर ले जाऊंगा और इनको संभाल के रखूंगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं। सब लोग फिर से डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और अब बहुत हंसी खुशी बात कर रहे होते हैं। गुरेंजी का ग्रैंडपा उसके एम्प्लॉयज़ की तारीफ़ भी करता है, ये कहते हुए कि जितना बुरा मैंने तुम्हारी कंपनी को समझा था उतनी बुरी वो कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे वर्कर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और जब मैंने तुम्हारी कंपनी को सुपरवाइज़ किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी कंपनी बाकी लोगों से कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस एज में अपनी कंपनी को इतना बड़ा और अच्छा खड़ा किया है। मानो गुरेंजी को यकीन ही नहीं हो रहा, पर वो मन में बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ तक कि वो जब पहले किसी के भी घर में खाना नहीं खाया करता था वो सबके साथ बैठ के खाना खाने लगता है। गुरेंजी की माँ की आंखें तो नम ही हो जाती हैं अपने बेटे की हालत ठीक होते हुए देखकर। स्वांगजाओ तभी बोलती है कि जो भी पास्ट में था हमें उसे पास्ट में ही रहने देना चाहिए, अब हमें आगे की सोचना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। चारों के चारों लोग साथ में बैठ के खाना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। खाना ख़त्म होने के बाद गुरेंजी के ग्रैंडपा बात करते हैं स्वांगजाओ से और बोलते हैं
कि मुझे तुम पहले अच्छी नहीं लगी थी, पर जिस तरह से तुम गुरेंजी का ख्याल रखती हो मुझे लगता है तुम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। उसके ग्रैंडपा उसके लिए काफ़ी खुश होते हैं और स्वांगजाओ भी दोनों की चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करके काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। अब बारी आती है गुरेंजी को स्वांगजाओ के पापा से अप्रूवल लेने की। जब वो वहाँ जा रहे होते हैं वो देखते हैं कि गुरेंजी के ग्रैंडपा वहाँ पे खड़े हैं स्वांगजाओ के पापा के साथ। दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि दोनों शायद फाइट कर रहे हैं, पर थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि दरअसल गुरेंजी के ग्रैंडपा तो स्वांगजाओ के पापा से माफ़ी मांगने आए हैं जो पिछली बार उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की थी। स्वांगजाओ बहुत ज़्यादा खुश होती है ये देख के। गुरेंजी बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा के मन में बहुत ज़्यादा ही घमंड है। अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, पर अगर कर रहे हैं तो वो सच में मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो स्वांगजाओ को थैंक यू बोलता है क्योंकि आखिर उसका इन सारी चीज़ों में बहुत बड़ा हाथ है। फाइनली दोनों अंदर जाते हैं और उसके ग्रैंडपा को वो बोलता है कि जो भी मिस्टेक मैंने पास्ट में की मैं वो दोबारा से नहीं दोहराऊंगा और मैं स्वांगजाओ को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। स्वांगजाओ का पापा कहता है अगर तुम अपना प्रॉमिस निभाना चाहते हो और अगर तुम सच में मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे तो मेरे लिए और स्वांगजाओ की माँ के लिए टी पोर करो कप्स पे। और वो वैसा ही करता है। ये टी स्वांगजाओ का पापा पी लेता है, इसका मतलब वो इन दोनों के रिश्ते को अप्रूव कर रहा है। वो अपनी बेटी को हग करके बहुत इमोशनल हो जाता है और फाइनली दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। सबके सब बैठ के खाना खा रहे ही होते हैं कि वहाँ पे चुयन भी आती है। उसका पापा उसको बुलाकर बैठाता है और चुयन से बात करने लगता है उसकी शादी के बारे में, ये कह के कि अब उसकी एज भी शादी की हो चुकी है और मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का ढूंढूंगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि उनके बेटे और जुयन का चक्कर चल रहा है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि जियाओलू तेरे लिए परफेक्ट लड़का है, तेरी उसी से ही शादी होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा उसकी शादी के बारे में बोल रहे होते हैं और जुंजी को अब बिल्कुल सहन नहीं होता। वो खड़ा होता है और एक्सेप्ट कर ही लेता है अपने पापा के सामने कि पापा ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। यहाँ पे उसके पापा बहुत ज़्यादा हक्के बक्के हो जाते थे कि ये कह क्या रहा है, पर अब जुंजी को ज़रूर इस बारे में अपने पापा को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी। बाहर आ जाते हैं स्वांगजाओ और गुरेंजी और वो बोलती है कि अभी भी 1 मिनट बाकी है तुम्हारा बर्थडे ख़त्म होने में। वो उसको लेकर जाती है और आंख बंद करके 10 तक का गिनने को कहती है। जैसे ही वो 10 काउंट करके पीछे मुड़ता है, स्वांगजाओ ने पूरी सीढ़ियाँ उसके लिए सजाई रखी होती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ के देखता है स्वांगजाओ अपने हाथ में केक पकड़ के खड़ी होती है। वो उसके पास जाता है और स्वांगजाओ बोलती है एक अच्छी सी विश मांगना और थोड़ा टाइम लेके मांगना, क्योंकि बर्थडे इसकी विश पूरी ज़रूर होती है। वो विश मांगता है कि स्वांगजाओ हमेशा खुश रहे और मेरे साथ रहे। सेम स्वांगजाओ भी यही विश मांगती है कि गुरेंजी हमेशा उसके साथ रहे और खुश रहे। यहाँ पे वो अफेक्शन के उससे स्वांगजाओ को किस कर लेता है और बोलता है मेरा आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट सिर्फ तुम ही हो। दूसरी तरफ वांग जियान डोंगजियान को एक इवेंट पे ले जा रही होती है। डोंगजियान बोलता है कि वहाँ पे तो पूरी मीडिया होगी ना और तुम एक सेलिब्रिटी हो, वो तुमसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। वांग जियान कहती है अब मैं अपनी लव लाइफ को सीक्रेट नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आई हूँ। डोंगजियान बहुत खुश होता है कि फाइनली वो पूरी दुनिया के सामने उसको उसका बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करेगी। वो अंदर जाती है और रिपोर्टर्स क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि ये जो आदमी आपके साथ खड़ा है वो आपका बॉडीगार्ड है या बॉयफ्रेंड है। डोंगजियान उसके हाथ से माइक लेकर बोलता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं वांग जियान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं विश कर रहा हूँ कि वांग जियान के फैंस और फ्रेंड्स उसे मुझसे ज़्यादा जानते होंगे और मैं उनसे हेल्प भी लेने की विश कर रहा हूँ। वांग जियान भी बोलती है कि अब हमारा रिलेशनशिप ऑफिशियल है और मैंने अभी ही डेटिंग करना स्टार्ट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा टाइम देंगे। सबके सामने डोंगजियान फिर से उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। सारी मीडिया के सामने वो अपना प्यार कन्फेस कर ही लेते हैं। दूसरे ही पल वो ऑफिस जाकर गुरेंजी से बोलता है कि वो रिज़ाइन करना चाहता है। गुरेंजी घबरा जाता है कि आखिर क्या कारण हो सकता है जो डोंगजियान ये जॉब छोड़ रहा है। डोंगजियान कहता है क्लीन फर्स्ट बहुत अच्छी कंपनी है, साथ ही आप भी सिर्फ मेरे बॉस ही नहीं एक अच्छे फ्रेंड भी हैं।
पर मैं अब अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं नई नई चीज़ें डिस्कवर करना चाहता हूँ और अपनी लाइफ में कुछ और भी करना चाहता हूँ, इसीलिए सिर्फ मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। गुरेंजी कहता है, तुमने आज मुझे दुखी तो किया है, पर मैं खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा और नया करना चाहते हो, पर तुम्हें नर्सिंग होम के प्रोजेक्ट में स्वांगजाओ की और हमारी हेल्प करनी होगी। दोनों के दोनों हक कर लेते हैं और डोंग जियान बहुत ज़्यादा खुश होता है वांग जियान जियान के साथ। साथ ही वो उसे हॉर्स पेट राइडिंग भी सिखा रहा होता है। दूसरी तरफ जुनजी अब्रॉड जाने का प्लान कर रहा है अपने हायर स्टडीज़ के लिए, पर जूयन बहुत घबरा रही है कि वो वापस चाइना आएगा कि नहीं आएगा। जुनजी उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ वो तो यहाँ है, तो मैं वापस कैसे नहीं आऊँगा। वो उसे हक करके उसे एश्योर करता है कि वो ज़रूर उसके लिए वापस आएगा। सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो जाती हैं। तभी गुरेंजी एक दिन स्वांगजाओ को बोलता है कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया है जिसके लिए तुम्हें जाना है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा और तुम वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाना। वो लोकेशन देखते देखते एक हॉट एयर बलून के पास पहुँचती है और देखती है वहाँ पे एक आदमी ऑलरेडी काम कर रहा है उनकी ही कंपनी का किट पहन के। वो उससे पूछने लगती है कि आप कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, पर वो पलट के कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। जैसे ही वो उस हॉट एयर बलून पे चढ़ जाती है वैसे ही वो पलट के देखता है और वो और कोई नहीं होता है गुरेंजी। गुरेंजी बोलता है, मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ पे सफाई करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। स्वांगजाओ उसे पूछती है कि क्या ये सही है, तुम सच में ये कर सकते हो ना, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और गुरेंजी बोलता है, अब मैं काफ़ी स्ट्रांग हो चुका हूँ। दोनों के दोनों ऊपर से सीनरी देखते हुए खूब सारी बातें करते हैं कि कैसे उनकी लाइफ में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, अप्स एंड डाउन्स आए, पर वो फिर भी अभी भी साथ हैं। वो बोलता है कि मैंने पहले भी तुम्हें प्रपोज़ किया है, पर वो ठीक से नहीं जा पाया कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण, पर अब मैं तुम्हें दोबारा से प्रपोज करना चाहता हूँ। वो डायमंड रिंग निकाल के अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है कि क्या तुम अपने लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन करोगी। स्वांगजाओ भी स्माइल करते हुए बोलती है कि भले ही तुम माइसोफोबिक हो या फिर गुरेंजी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूँगी। वो उसे डायमंड रिंग पहना देता है और फाइनली दोनों किस करके एक दूसरे को हक करते हैं। दूसरे दिन जाके गुरेंजी जियाओलू को थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। गुरेंजी बोलता है कि यार तू कितना हम्बल है, तू स्वांगजाओ को इतना पसंद करता था पर फिर भी तूने मेरी हेल्प की है। जियाओलू बोलता है कि कोई भी थेरेपिस्ट ऐसा ही करता, सिर्फ मेरे मन में स्वांगजाओ के लिए प्यार नहीं है, पर तू भी मेरा पेशेंट था। वो ये भी बोलता है कि अगर तूने कभी भी स्वांगजाओ को दुखी किया तो मैं सबसे पहला हूँगा जो तुझे पनिश करूँगा। गुरेंजी बहुत बहुत उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि आज जो उसकी हालत ठीक हुई है उस पर जियाओलू का काफ़ी बड़ा हाथ है। जब स्वांगजाओ दूसरे दिन अपने घर से बाहर निकलती है वो देखती है कि जियाओलू के घर के बाहर काफ़ी सारा सामान पैक्ड रखा हुआ है। वो अंदर जाती है और उससे पूछती है कि वो इतना सारा सामान पैक क्यों कर रहा है। तभी जियाओलू बताता है कि उसे अब यहाँ से मूव करना होगा और अब वो अमेरिका शिफ्ट हो रहा है अपने काम के रिलेटेड। वो बोलता है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी वजह से मूव कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा वहाँ पे काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो उसको बोलता है कि हमेशा खुश रहना और हमेशा ऐसे ही स्माइल करते रहना। स्वांगजाओ भी उसको उसका पावर बैंक वापस करते हुए बोलती है कि ये तुम्हारा था और अब तुम्हें इसे वापस ले लेना चाहिए। जियाओलू को मानो ऐसा लग रहा है कि वो उसका दिल उसे वापस कर रही है। वो दुखी तो है पर एट द सेम टाइम स्वांगजाओ के लिए खुश भी है। वो बोलती है कि तुम्हें अपना फ़ोन चार्ज ही रखना होगा हमेशा, क्योंकि हम हर बारी कांटेक्ट में रहेंगे। तुम मेरे से दूर चले जाओगे इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। तुम हमेशा से ही मेरे स्पेशल फ्रेंड रहे हो और हमेशा ही मेरे स्पेशल और प्रेशियस फ्रेंड रहोगे। और उसे गुड लक कह के वहाँ से चली जाती है। जियाओलू उससे फिर भी जाते जाते बोलता है कि चाहे 10 साल हो जाएं या चाहे 20 साल हो जाएं, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी भी तुम्हें लाइफ में लगे कि तुम अनहैप्पी हो या तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है, तुम हमेशा मेरे पास आ सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूँगा और तुम्हें जैसी भी हालत में तुम होगी वैसे एक्सेप्ट करूँगा। स्वांगजाओ उसकी हंसी उड़ाते बोलती है, क्यों कि तुम कभी दुनिया में अपनी किसी लड़की के साथ डेट नहीं करोगे। जियाओलू भी तभी हंसते हुए कहता है, मेरी बहुत सारी लड़कियां वेट कर रही हैं अमेरिका में, तो मैं ऑफ कोर्स उन्हें जाके डेट करने वाला हूँ, पर मैं सच बोल रहा हूँ कि तुम जब भी आओगी मैं हमेशा तुम्हें मिलूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। स्वांगजाओ बस यहाँ से आगे जाते हुए बोलती है
कि हमें लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं, पर उन चॉइसेस का एक नंबर होता है। जब तक का हमें चॉइसेस मिल रही हैं, हमें अपनी लाइफ की सही चॉइस करनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जितना प्यार इम्पॉर्टेंट है, उतना करियर भी इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने ड्रीम्स को साकार करने के लिए हर हद तक कदम चाहिए और साथ ही अपने लव्ड वंस के हमेशा करीब रहना चाहिए। कभी कभी हमें वो जाने देना चाहिए जो हमारा नहीं है, और कभी कभी हमें वो कस के पकड़ लेना चाहिए जो हमेशा से हमारा है। लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हर एक मुश्किल के बाद ज़रूर एक और पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई अच्छी चीज़ तुम्हारे साथ होगी। चाहे डिस्टेंस कितनी भी ज़्यादा हो, तुम्हें प्यार करने वाले कभी भी तुम्हें नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनके दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह है और तुम्हारे दिल में भी उनके लिए एक स्पेशल जगह होनी चाहिए। और यहीं पे इस ड्रामा की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं थोड़ी सैड सी हूँ कि ये ड्रामा ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ड्रामा था। इसका जो माइसोफोबिक वाला कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी ज़्यादा अलग लगा मुझे। साथ ही सारे कैरेक्टर्स अपने रोल पे फिट बैठते हैं, सबने अपना 100% दिया है। हम लोग सेकंड लीड कपल्स को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, चाहे वो जुनजी और जूयन हो या चाहे वो डोंगजियान या वांग जियान हो। और स्वांगजाओ और गुरेंजी की बॉन्डिंग तो अमेजिंग थी ही। साथ ही गुरेंजी के ग्रैंडपा, स्वांगजाओ के पापा और गुरेंजी की माँ ने भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्क किया है। बट नॉट द लीस्ट, हम जियाओलू को कैसे भूल सकते हैं। आई मीन मेरा सेकंड लीड सिंड्रोम, एक्चुअली ये मेरा फेवरेट था। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर इसमें कौन था। और बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्द दूसरा ड्रामा भी लेकर आऊँगी और आपको फिर से हैप्पी कर दूँगी। साथ ही मैं ये चीज़ भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा अभी तक का सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।